काजमी साहब, हाँ ये तो बिल्कुल। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। एक बार फिर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ धोखा किया, इंसाफ किया, या यूथ के फ्यूचर को किस ओर लेके जाना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी हमारी जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र के ही सारे यहाँ पे जो हैं रूल्स चलते हैं और किस तरह के रूल्स यहाँ पे जो है फॉलो किए जा रहे हैं। एक जो यहाँ पे संविधान की बात कही गई थी, लेकिन लगता नहीं है कि कुछ उस तरह से जो है यूथ के लिए किया जा रहा है। अगर हम डेली वेजर्स की बात करें वो सड़कों पे हैं, अगर हम SRO 202 की बात करें तो वो लोग काफ़ी जदोजहद के बाद जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई थी। कहा यह गया था कि उसको रिवोक किया गया है, लेकिन उसको 5 साल से घटा के जो है 2 साल किया गया है। कितना जस्टिफाई जो है वो यूथ के लिए है, जानते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोहेल काजमी जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आइए जानते हैं सर से। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू सर। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से ये SRO 202 की अगर हम बात करें तो इसको जो रिवोक करने की बात कही गई थी, लेकिन इसको 5 साल से 2 साल किया गया और उसमें भी काफ़ी सारी जो कंडीशंस लगाई गई हैं, पहले 5 साल में उतनी कंडीशंस नहीं थी जितनी इसमें लगाई गई हैं। तो क्या ये जो यूथ है उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है या उनके फ्यूचर के लिए सही है? देखिए अरफाज साहब, जब हम यूटी में गए थे तो हमें एक चीज़ समझ आ रही थी कि प्राइम मिनिस्टर जब उन्होंने एड्रेस टू नेशन किया कश्मीर को लेके, तो एक चीज़ समझ आ रही थी कि एक बेटर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनेगा। लेकिन अफसोस कहिए या स्थितियां ऐसी बन गई, कोरोना आ गया, सब पॉलिटिकल लीडर्स को अंदर करना पड़ गया और उसके बाद क्या रोड मैप था, हम वेट कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर बाकी यूनियन टेरिटरीज़ की तरह फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी कैसे बनेगा। अब 8 महीने के बाद जो सामने आ रही है पिक्चर, वो ये पिक्चर है कि दे डोंट हैव एनी पॉलिसी विज जम्मू कश्मीर, दे डोंट हैव एनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ विज जम्मू कश्मीर, दे डोंट हैव इवन ए कंसल्टेशन एडवाइजरी कमेटी जिससे वो एडवाइस लें कि जम्मू कश्मीर पूरे को रिहेबिलिटेट कैसे करना है, जम्मू कश्मीर के इस पूरे ढांचे को जो है, चाहे वो टूरिज़म है, एजुकेशन है, डेवलपमेंट है। 1 साल से यहाँ सड़कें ही नहीं बन रही, 1 साल से यहाँ सब ढांचा जो है तहस नहस है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हैं और उसके बाद सिर्फ एक वॉइस है भारतीय जनता पार्टी। वहाँ थाली बजती है, यहाँ भी थाली बजती है, वहाँ कुछ होता है, यहाँ भी वही वैसा ही होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बस वही आपको 6-8 महीने से दिख रहा है, बाकी सारी पॉलिटिकल वॉइसेस जो हैं वो टोटल कोलैप्स हैं और बंद हैं। जब तक ये खिड़कियाँ और दरवाजे जमहूरियत के नहीं खोलेंगे जम्मू कश्मीर में, एक अच्छी तरह का ढांचा सामने नहीं आएगा। ये ऐसी हमाकतें करते रहेंगे, कभी कैट को चंडीगढ़ ले जाएंगे, फिर कैट को यहाँ ले आएंगे, तो पहले डोमिसाइल एक्ट को कुछ और तरह से पेश करेंगे, फिर डोमिसाइल एक्ट को रोल बैक करेंगे, एक बार चेयरमैन PSC को बनाएंगे, शाम को चेयरमैन PSC को रोल आउट करेंगे। ये सब हमाकतें तभी होती हैं जब आपकी गवर्नेंस और आपकी जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं वो वीक हैं और वो अभी तक वीक हैं। दुआ करते हैं कि शायद सेंस प्रिवेल कर जाए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब मेरे भाई हैं बड़े, लेकिन मैं उनसे भी गुजारिश कर चुका हूं और उनसे भी आपके माध्यम से कहता हूं कि साहब, इसको एक फंक्शनल टेरिटरी बनाइए, इसको एक डिक्टोरल टेरिटरी की तरह मत चलाने की कोशिश कीजिए। अगर आप डिक्टोरल पॉलिटिक्स से जम्मू कश्मीर को चलाएंगे सर, जो हमने पिछले 70 सालों में थोड़ा बहुत पाया भी था इस लोगों ने, वो भी हम गंवा देंगे और जम्मू कश्मीर फिर तबाही की तरफ दोबारा चल पड़ेगा। काज़मी सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो जम्मू कश्मीर का यूथ है या जो पब्लिक है उसको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है? हर तरह से कोई भी एक्ट लाया जा रहा है, किसी भी तरह का जो यहाँ पे रूल लाया जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट की जा रही है। अगर हम कैट की बात करें, डोमिसाइल की बात करें, या जो अभी SRO 202 की बात करें, रिवोक करने की बात कही गई थी और 2 साल का जो इसमें पीरियड रखा गया है, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है पब्लिक के बीच में। सर, पता ही नहीं है कि करना क्या जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर एक रियासत से डिमोट होकर यूनियन टेरिटरी में आ गई और हम ये सोच रहे थे, मैं खुद ये सोच रहा था कि अब यहाँ पंचायत इलेक्शनें होंगी, यहाँ कॉरपोरेशन की इलेक्शनें टाइम पे होंगी, यहाँ सड़कें, नालियाँ, ये वो, बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर अच्छा होगा।
शराब की दुकानें खोलने से या बंद करने से किसी स्टेट की प्रॉस्पेरिटी नहीं होती। जिसको शराब पीनी है वो चंडीगढ़ भाग के भी शराब पी आएगा, लेकिन प्रॉस्पेरिटी होती है जब यूथ में एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा जॉब सिक्योर है। हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर्स जम्मू कश्मीर में आना शुरू हो गए। इन्होंने कहा बॉलीवुड आएगा, यहाँ तो बॉलीवुड तो आया नहीं, उल्टा एक कॉरपोरेटर जो हमारे पंडित जी थे वो अनंतनाग में विदाउट सिक्योरिटी, उनको एक PSO तक नहीं दिया गया, वो हलाक हो गए। तो किस तरह का डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। और मैं वक्तन फवक्तन जो मेरे से बात करते हैं मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि साहब, जहाँ 80 लेजिस्लेटर्स और तकरीबन 40 कॉरपोरेशंस के हेड इस स्टेट को के रख रखाव पे काम करते थे, आज सिर्फ 2-3-4 लोग हैं जो इस स्टेट को चला रहे हैं, और वो भी आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, जो बड़े अफसोस की बात है। सर, SRO 202 में जो अमेंडमेंट की गई है उसमें भी लोग अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करें हम, तो वो भी अपनी पीठ थपथपाने में कहीं पीछे नहीं है। और जिस तरह से ये इसमें जो अमेंडमेंट की गई है, लोग काफ़ी परेशान हैं इससे भी। इसमें जो कंडीशंस रखी गई हैं, लाने वाले भी बीजेपी, उसमें अमेंडमेंट करने वाले भी बीजेपी। कहा यह गया रिवोक हो रहा है, लेकिन फिर से इसमें 2 साल की जो कंडीशन रखी गई है। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। देखिए, हमें हमारी प्रॉब्लम्स को ईज आउट करनी की कोशिश करनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, लेकिन प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट अरफाज साहब, प्रॉब्लम यह है कि जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को तो पता ही नहीं होता कि शाम को आना क्या है और सुबह वापस क्या जाना है। इनको तो पूछता ही कोई नहीं है। और तभी वो कन्फ्यूजन्स के इंटरव्यूज़ आप देखते हैं, जो लीडर भी देता है तो वो बेचारा कन्फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि शाम को ये रिवोक होना है या सुबह ये इम्प्लीमेंट होना है। अगर उस तरह का मैकेनिज़्म पे ये चलते रहेंगे, आगे भी चलते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता ये ऑन ग्राउंड भी कहीं नज़र आएंगे, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है गवर्नेंस का कि आप कहते हैं कि माता श्राइन बोर्ड ये जो अमरनाथ यात्रा है ये हमने बंद कर दी कोरोना को लेके। एक शाम को नोटिफिकेशन आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम से कि जून में अमरनाथ यात्रा होगी, वो थोड़े दिनों बाद रोल बैक होती है कि नहीं अब जुलाई में होगी, अब उसका नंबर इतना रहेगा। जब यार मक्का बंद है, बंगला गुरुद्वारा बंद है, पूरी दुनिया घर के अंदर लॉकडाउन है, जब कोई मंदिर नहीं जा रहा, मस्जिद नहीं जा रहा, गुरुद्वारा नहीं जा रहा, तो आपने यात्रा किसको करके दिखानी है? आप क्या बताना चाहते हैं दुनिया को? मुझे समझ नहीं आती है। और मैं समझता हूँ जब तक ये सीरियसली इसको रिव्यू और प्रिव्यू नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर के उन स्टेक होल्डर के साथ जो जम्मू कश्मीर को रियल सेंस में अच्छी डगर पे देखना चाहते हैं और इनको अच्छी तरह एडवाइस करना चाहते हैं, तब तक ये चीज़ें ऐसी होती रहेंगी, सुबह आई शाम को गई, शाम को आई। इसका तो बाबू राज है पूरे जम्मू कश्मीर में। आपका कोई DC आपसे बात नहीं करता, डिविजनल कमिश्नर आपका फ़ोन नहीं उठाता, लॉकडाउन की पोजीशन थी, एम्प्लॉयमेंट रही नहीं, बिजली की किराए प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, सब कुछ आप प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं, तो लोग भूखे मरेंगे। और आने वाले दिनों में इस तरह चलता रहा तो रिसेशन पे मौतें शुरू हो जाएंगी। मिलिटेंट से मरने वाला कोई नहीं है, भूखमरी से लोग जम्मू कश्मीर में भी और पूरे भारत में मरना शुरू हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा आने वाले 1-2-3 महीनों में। जी बिल्कुल। तो सर, अगर वो हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जिस तरह से अभी यहाँ पे जो केंद्र शासित जो यहाँ पे चल रहा है, प्रशासन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद जो है यहाँ पे बीजेपी का जो एक यूनिट है उसके जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना जी, उनसे काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। उनकी जो स्टेटमेंट है वो एक वैल्यू रखती है, तो लोगों में काफ़ी उम्मीदें, तो वो कहीं ना कहीं आम जनता को गुमराह कर रहे हैं जिस तरह से वो स्टेटमेंट्स देते हैं। अगर टोल प्लाजा पे बात की जाती है, टोल प्लाजा उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, या बाकी सारी चीज़ें जिस तरह से SRO पे वो स्टेटमेंट्स देते हैं, या उनका ये कहना कि चिंता नहीं करनी, मैं इत्थे बैठे ना, साड़ी सरकार आन दियो, हिंदू CM बन दियो, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट्स क्या उनको जायज़ होती हैं? रविंद्र रैना जी मेरे भाई हैं और वो जो बोलते हैं एज पार्टी प्रेसिडेंट एक्सीलेंटली बोलते हैं, क्योंकि पार्टी प्रेसिडेंट ऐसा ही होना चाहिए जो हमेशा 24 घंटे अपनी पार्टी को डिफेंड करे। तो मैं उनको सलाम करता हूं, क्योंकि एक चुपचाप सीधा सा बैठा हुआ बंदा भी प्रेसिडेंट सजता नहीं है, उसको हर चीज़ पे रिएक्ट करना है, अच्छा हो या बुरा हो। और पॉलिटिशियन को गुड और बैड उसमें उसकी माइलेज उसको मिलती रहती है। अब किस कंटेंट से वो बोलते हैं ये वो बेहतर जानते हैं, लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट्स जो हैं बड़े वोकल और बड़े ऐसे होने चाहिए। और इनको मुबारकबाद है कि इनको अच्छा प्रेसिडेंट मिला है जो इनको हर वक्त 24 घंटे 24/7 तैयार रहता है। वो अच्छा रिजल्ट लाएंगे या नहीं लाएंगे वो तो आने वाले दिन बताएंगे। हिंदू चीफ मिनिस्टर आएगा या मुसलमान चीफ मिनिस्टर आएगा, हिंदू मुस्लिम की ये जो जंग है ना, ये भी तबाही कर रही है जम्मू कश्मीर में। ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की जो जंग है ये भी तबाही कर रही है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक कंपोनेंट था लद्दाख को मिला के, उस कंपोनेंट को तबाह बर्बाद करने में इतना बड़ा हाथ है इन सब का कि उसको जोड़ पाना अब इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है।
और अगर इररेलेवेंट स्टेटमेंट देते रहेंगे, इररेलेवेंट चीज़ें होती रहेंगी, इररेलेवेंट पॉलिसीज़ यूथ के लिए या बुज़ुर्गों के लिए या बच्चों के लिए या विडोज़ के लिए आती रहेंगी, तो मैं समझता हूँ दे आर गोइंग टू लूज़ ग्राउंड, दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ देयर फजूलबाजी लेक्चर्स। बिल्कुल सर, तो जो चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं है वो स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं, लोगों का भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो टूट रहा है। अब लोग भी ये बोल रहे हैं कि जुमलेबाजी जो है उनकी तरफ से ज़्यादा की जाती है और अपनी पार्टी के बारे में वो सोच रहे हैं या इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसमें जो है वो हाईलाइट हो रहे हैं, चाहे अच्छा या बुरा जैसे भी आपने कहा। लेकिन पब्लिक के बारे में कौन सोचेगा? अगर पॉलिटिशियन नहीं सोचेगा तो पब्लिक की जो है सुध कौन लेगा? ये जो पब्लिक है सब जानती है, अच्छा क्या है बुरा क्या है सब जानती है। जो तख्त देते हैं, जो पब्लिक तख्त देती है वो तख्त लेना भी जानती है। हमारे जम्मू में थोड़ी ये प्रॉब्लम थी कि हम पॉलिटिकली अवेयर लोग नहीं थे, कश्मीरी लोग बहुत पॉलिटिकल अवेयर थे, लेकिन अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में जम्मू के लोग भी अब पॉलिटिकली अवेयर होने लगे हैं। उनको भी समझ आने लगी है कि डिलिमिटेशन क्या होती है, रोल बैक क्या होता है, कौन सा एक्ट फ़ायदा देगा, कौन सा एक्ट नुकसान देगा। 2 साल का जो आप ट्रेनिंग पीरियड कह रहे हो 5 साल से 2 साल कर रही है, जितनी बातें आप सब कर रहे हैं आज थोड़ी थोड़ी सेंस यूथ में आ रही है। और वो सारी चीज़ें जो है आपको जब भी आप डेमोक्रेटिकल प्रोसेस शुरू करोगे जम्मू कश्मीर में, आपके सामने रिजल्ट कार्ड आएगा कि कौन अच्छा कौन बुरा। और उसके बाद ये दुख होगा कि हमने 3-4 साल जो पिछले थे वो गवा दिए, अब उसको कैसे वापस लाना है, उस पेस ऑफ प्रोग्रेस को कैसे बढ़ाना है, वो आने वाले दिनों में लोग डिसाइड करेंगे। सर एक चेंज लाना चाहती थी हमारी जम्मू कश्मीर की पब्लिक, तो उसी चेंज को मतलब करने के लिए जो है पब्लिक ने एक वोट बैंक जो था वो दिया बीजेपी को, और उसमें कहीं ना कहीं नाकामयाब जो साबित हुई। जिस तरह से इलेक्शंस में जो वादे किए गए थे उनकी तरफ से एसपीओज़ के बारे में या डेली वेजर्स जो आज भी सड़कों पे हैं, आज भी आप देखेंगे आज दूसरा दिन उनका जो है हड़तालें चल रही हैं हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो कहीं ना कहीं वो जो वादे थे वो खाली इलेक्शंस तक ही रह गए, महदूद रह गए। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। देखिए 1 साल से आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन डिफंक्ट थी। जो बच्चा लास्ट ईयर में था अपनी एज रिक्रूटमेंट के वो ओवरेज हो चुका। मैं हमेशा कहता हूँ, ऑनरेबल गवर्नर साहब से भी कहता हूँ, उनके सो कॉल एडवाइजर्स उनसे भी यही कहता हूँ कि साहब जब आपको किसी को रेगुलराइज नहीं करना है तो उसको डेली वेजर मत लगाइए, उसको एसपीओ मत लगाइए। एक तो हम मिलिटेंसी से मर रहे, एक तो हम करप्शन ने इस रियासत का बेड़ा गर्क करके रख दिया और आज भी कर रहे हैं। तीसरा हम ब्यूरोक्रेसी के गुलाम, अंग्रेज़ों के गुलाम थे, आप ब्यूरोक्रेट्स के गुलाम हैं। और उसके बाद आप उनको रेगुलराइज नहीं करते हो। भुखमरी की कंडीशन पे जो काम, जो डेली वेजर उनको कितने कितने महीनों की तनख्वाह नहीं मिली है, ऊपर से कोरोना चल रहा है, ऊपर से कोई आगे पॉलिसी दिख भी नहीं रही, कोई सूरज की किरण भी नहीं दिखती है। तो करोगे क्या और कैसे चलाओगे इस रियासत को? मुझे तो पता नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो किस तरह आने वाले दिनों में किस बॉल को लेके लोगों के पास जाएंगे और एक सिस्टम को दोबारा इवॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर अगर पॉलिटिशियंस की बात की जाए तो एक तरफ जो है पॉलिटिशियंस एक दूसरे को, मतलब इलेक्शन टाइम हो या कुछ भी ऑपोजिशन में, एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी बातें करते हैं, लेकिन वही पॉलिटिशियन लोग जो हैं एमएलएज़ की तनख्वाहें जो डबल करते हैं, वही पॉलिटिशियन लोग जो हैं बंगलोज़ को आप देखेंगे कितना साफ़ सुथरा रखा जाता है, वही पॉलिटिशियंस जो हैं गवर्नमेंट गाड़ियों का यूज़ कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो इसका क्या कारण है कि गरीब लोगों का कौन सोचेगा? अब सारे पॉलिटिशियंस अगर अपना ही खुद का घर बनाएंगे या अपने ही, जिन पॉलिटिशियंस को एक समय था जब कोई जानता नहीं था, एक एसपीओ जो मंत्री बना, किसी भी कारण वहाँ से वो हाईलाइट हुआ और मंत्री पद तक आ गया, उसके बाद में उन गरीब लोगों की कौन सुनवाई करेगा जिन गरीब लोगों के इमोशंस के साथ खेल के वो उभर के सामने आते हैं? ये तो आवाम को सोचना है। देखिए पॉलिटिक्स जो है उसमें सब लोग तो आना नहीं चाहते हैं, ना सारे लोग आते हैं। मेरे जैसा बंदा तो पॉलिटिक्स में नहीं है, ना किसी पार्टी में है। वो इसलिए क्योंकि मुझे सबसे पहले सुबह से शाम तक, देखिए पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ ना तो हमने लोन लेना है, ना फैक्ट्री लगानी है, ना रॉ मटेरियल लाना है, ना गाड़ी खरीदनी है, ना पेट्रोल डालना। तो आपको सुबह से शाम तक वही कुछ करना है, बोलते रहना है, चाहे झूठ हो सच हो। आपने सत्ता के गलियारों में जब तक रहें आपने डिफेंड करते रहना, राइट और रॉन्ग। मैक्सिमम रॉन्ग आप डिफेंड करते हैं। और एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स ये हैं कि मैं साथी तौर पे कहता हूँ कि पार्लियामेंट में बिल पास होना चाहिए। आज मोदी साहब बड़े विजनरी लीडर हैं कि जनाब कम से कम कोई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन सेट हो एमएलएस के लिए, या उनका कोई बैकग्राउंड हो, या उनकी कोई ज़िंदगी की हिस्ट्री हो। यहाँ तो हिस्ट्री शीटर्स भी पार्लियामेंट में और असेंबलीज़ में हैं, जो अनफॉर्चुनेट तो है मुल्क के लिए लेकिन आप रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छे लोग जंप नहीं करते पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो अपने काम में, अपनी इबादत में लगे हुए हैं। तो अब ये लोग जिनको आप चुनते हैं, मैक्सिमम मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ लोग बीच में ऐसे होते हैं जो
लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसीज की एस्पायरेशंस पे बिल्कुल खरा नहीं उतरते हैं और वो 5 साल का वक्त जो है वो ज़ाया हो जाता है। काज़मी सर, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जिस तरह से लद्दाख की अगर हम बात करें, जो 20 जवान हमारे देश के शहीद हुए, उसमें भी काफ़ी सियासत हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर जो है चाइना अंदर आ चुका है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने बॉर्डर पे मतलब कुछ मतलब वो आपस में बहस हो गई, उसमें मतलब हो गया, तो इस पर भी काफ़ी सियासत हो रही है, तो कैसे देखते हैं इसको? अरफात साहब, मैं 17 बार लद्दाख गया हूँ, मैं चाइना की उस ज़मीन पे भी घूमा हूँ आर्मी के साथ। मैं जानता हूँ कि चाइना जो है पूरी दुनिया में एक रिंग रोड बना रहा है। हमारे वक्तन भवक्तन जब सलमान खुर्शीद साहब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही थी चाइना में ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की, तब भी 37 किलोमीटर वो हमारी टेरिटरी के अंदर आ गए थे। और जब हमने थोड़ा सा शोर शोर मचाया, हमारी आर्मी ने रिटेलिएट किया, तो वो 4-5 किलोमीटर पीछे चले गए। ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह स्मार्क था वहाँ पे, उन्होंने डिमोलिश कर दिया। उन्होंने एयर स्ट्रिप्स पे हमारी जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वहाँ इंकर्शंस करने की लगभग 1 नहीं 2 नहीं 300 बार कोशिश की है कि हमारी एयर स्ट्रिप्स को भी इनकर्ट करे और वो उसको भी हथिया ले। मसला बहुत है, फ्रस्ट्रेट भी हो चुका है चाइना, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन गई लद्दाख। रास्तों का और सड़कों का जाल बुना जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आर्मी हमारी के पास इक्विपमेंट्स बड़े अच्छे आ गए, फ्रस्ट्रेशन भी है चाइना को, लेकिन जो उनकी मॉड्यूल है पूरी दुनिया में कब्जा करने वाला, वो उनका चल रहा है और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब सीरियसली उसको रिव्यू करना शुरू किया है। और मैं समझता हूँ आज भारत सक्षम है, अमेरिका उसके साथ है, बड़ी कंट्रीज उसके साथ है। अगर ये उनका नेफोरियस डिज़ाइन इस वक्त उसको ख़त्म कर दें या उसको एक करारा जवाब दें, तो भारत की विन विन जैसी सिचुएशन होगी और हमारी आर्मी और पैरामिलिट्री का जो मोराल है वो बड़ा ज़बरदस्त इनकरेजिंग फैक्टर से ऊपर आएगा। और हमें करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया भारत के साथ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ है। सर, एक कारण जो ये हादसा आया जिसमें 20 जवान शहीद हुए, चाइना ने हमला किया, इसका एक कारण आप ये मानते हैं कि ये जो यूनियन टेरिटरीज जो 2 बना दी गई, मतलब जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख करगिल अलग, तो इसका कुछ बिल्कुल, मैंने आपसे कहा कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाना चाहिए था। लद्दाख को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी पूरी बना देते तो बेटर होता। तीसरा ये था कहना, तो ये करना बहुत कुछ चाहते हैं एक्चुअली, ये वो करना चाहते हैं जिनसे इनके ज़्यादा एमएलए जीते, इनकी सोच में ये है। लेकिन वो तो भगवान बेहतर जानता है कि वो इलेक्शन का टाइम जो होता है एक फीवर की तरह चलता है। एक मोदी वेव थी, वो चल गई, अब मोदी वेव तो है नहीं, ना मोदी वेव बनेगी। अब रीजनल इश्यूज होंगे जब हम एमएलए की इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, असेंबली के इलेक्शन पे, तो वो उस सोच के साथ जम्मू कश्मीर को चलाने की कोशिश की जा रही है, जो ना उनके लिए बेहतर है ना जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बेहतर है। उसका जो रिजल्ट है वो आने वाली इलेक्शंस में आपके सामने होगा। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? देखिए, मैं यूथ से एक ही बात कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है। हमें जैसे बाहर के बच्चे यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, हमारे बच्चों को सक्षम होना है, मेहनत करनी है और अपने मेरिट पे और अपने पेरेंट्स के दिखाए रास्ते पे चल के आप जहाँ जहाँ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें शिरकत करें। और स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि कोई सरकार कोई कुछ नहीं जिसमें कंपटीशन लड़ने की हिम्मत होती है, भगवान खुदा उसके साथ होता है। और हमारे बच्चे जो हैं पूरे इंडिया में कहीं भी सर्व करें तो वो बेहतर होगा। आप स्टेट के मैकेनिज़्म पे रहेंगे तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। आप मेहनत करें और आगे बढ़ें और बड़े से बड़े एग्ज़ाम्स को आप फेस करें और इस जम्मू कश्मीर को अच्छे अफसर बन के जम्मू कश्मीर की सेवा करें, ताकि जम्मू कश्मीर इस बीमारी से, इस मुसीबत से बाहर निकले। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ मिस्टर सोहेल काज़मी जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पे हमारे साथ अपने व्यूज़ साझा किए। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, न्यूज़ शहर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।